हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आइए एक बार आपके कमेंट्स देख लेते हैं। हम सभी जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। गुड आफ्टरनून। चलिए भाई, नमस्कार, स्वागत है आप सभी के क्लास में। स्वागत है सभी के क्लास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम, 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 वेलकम। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम भाई, राधे राधे, प्रणाम। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। स्वागत है आप सभी का क्लास में। सभी यूपी के हमारे बालक और बालिकाएं आके क्लास में आ जाएं और चलें भैया, शुरू करते हैं। आज आपकी क्लास चलेगी पॉलिटी की क्लास, और पॉलिटी क्लास को पढ़ेंगे आनंद के साथ। आनंद की सब्जेक्ट है पॉलिटी, तो बड़े मजे के साथ पॉलिटी के विषय को पढ़ेंगे। और आज आपको हम बताएंगे कि पॉलिटी जो विषय है आपको इसे क्यों पढ़ना चाहिए। और यहाँ से भी आपके बैच में फाउंडेशन में आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो एकदम बेसिक से पहले विषय को समझो। मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉलिटी। तो पॉलिटी आपने शब्द सुना है। पॉलिटी आप जो शब्द कहते हो हिंदी में से कहते हो राज व्यवस्था। वैसे लोग राज्य व्यवस्था, राज व्यवस्था अलग अलग नामों से इसे जानते हैं। एक आपने नाम सुना होगा पॉलिटिकल साइंस। तो सबसे पहले आप ये जानो कि आप पढ़ने क्या वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान, इसको आप लोग बोलते हैं राजनीति विज्ञान। और एक तीसरा शब्द आप लोगों ने सुना होगा जिसको आप नाम देते हो पॉलिटिक्स। क्या नाम देते हो? पॉलिटिक्स। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं राजनीति। क्या बोलते हैं? राजनीति। क्या बोलते हैं? राजनीति। ठीक है, कमेंट्स आपके आ रहे हैं प्रॉपरली। इट इज कॉल्ड राजनीति। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? हम इसे नाम देते हैं राजनीति। तो तीन शब्द हैं, पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स। तो आप क्या पढ़ते हो? और एक और शब्द आपने सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, ये चार शब्द हो गए, इसे आप लोग नाम देते हो संविधान। अब आपके सिलेबस का क्या पार्ट है, आपको क्या पढ़ना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको क्या पढ़ना है। गुरुजी हमारे सिलेबस में क्या दिया गया है, हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या समझना है, सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपर तरीका से। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी विद्यार्थी को? एकदम क्लियर है सब कुछ? बहुत बढ़िया बात है। अब आपको समझ आना है सर हमें क्या पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, पॉलिटिक्स पढ़नी है, या राजनीति विज्ञान पढ़नी है, हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं इसको। देखो, पॉलिटी राज व्यवस्था, पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान, पॉलिटिक्स राजनीति, और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, इन चारों में क्या डिफरेंस है। आपको एक बेसिक बात बताऊं मैं। यह एक शब्द आपको कॉमन नजर आ रहा है, उसे आप कहते हैं पॉली। अगर मैं पॉली शब्द को यहां पर लूं तो पॉली शब्द आपको यहां पर कॉमन नजर आ रहा है। पॉली का मतलब होता है सिटी स्टेट, यानी आप इसे कहते हैं शहर राज्य। आप इसे क्या नाम देते हो? शहर राज्य। तो शहर राज्य जो है वो आपको यहां भी दिख रहा है और आपको वहां भी लिखा दिख रहा है। सिटी स्टेट यानी शहर राज्य, पॉली। तो पॉली जो वर्ड है ये पोलिस से निकला है। तो यहाँ पर जो कॉमन शब्द आप देखोगे कि आप पॉलिटिकल साइंस देखो, पॉलिटिकल साइंस देखो, पॉलिटी देखो, पॉलिटिक्स देखो, इन सब में कॉमन वर्ड क्या है? और कॉमन वर्ड है पोलिस। पोलिस का मतलब है शहर राज्य। आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब हुआ, शहर राज्य का यहाँ क्या मतलब हुआ? तो बाबा, शहर राज्य का एक बेसिक सा मीनिंग यहाँ पर ये निकलता है। आप यहाँ पर पढ़ के देखोगे तो ये पोली लगाए, पोली लगाए, पोली लगाए, सिटी स्टेट। जब राज्य हुआ करता था, वर्तमान में जो राज्य आप देख रहे हो ये राज्य अलग है। पहले शहर राज्य था, छोटा सा राज्य हुआ करता था। एक कोने पे कोई पैदा हुआ, दूसरे कोने पे कोई पैदा हुआ, तीसरे कोने पे कोई और पैदा हुआ, और इन सब पैदा वाले लोगों ने मिल मिलाकर जो है एक अपना राज्य क्रिएट कर लिया, छोटा सा एक जगह बना ली, उसे बोलते थे शहर राज्य। शहर राज्य। अब उस शहर राज्य, छोटी सी जगह, उस राज्य की व्यवस्था के बारे में जहां पढ़ाया जाता है, यहाँ कौन राजा होगा, या अब वर्तमान में कौन राष्ट्रपति होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा, कितने समय का शासनकाल होगा, तो शहर राज्य की व्यवस्था के बारे में जहां पढ़ाया जाता है उसे कहते हैं राज व्यवस्था। यानी कि उस राज्य की व्यवस्था के बारे में आपको जहां पढ़ाया जाता है उसको आप राज व्यवस्था के नाम से जानते हो। दिस इज कॉल्ड राज व्यवस्था। बात आई समझ में? नहीं आई? ठीक है। अब विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं, कहीं पर आप अमेरिका को पढ़ोगे तो अमेरिका में सरकार 4 साल की,
आप इंडिया में पढ़ोगे सरकार 5 साल की, रूस में पढ़ोगे सरकार 6 साल की। तो कहीं सरकार 5 की, कहीं सरकार 4 की, कहीं सरकार 6 की, कहीं पर राजा है, कहीं पर राष्ट्रपति है, कहीं पर प्रधानमंत्री है। इंडिया में प्रधानमंत्री पावरफुल है, आप देखो अमेरिका में राष्ट्रपति पावरफुल है। तो विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं, विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं, इंडिया की व्यवस्था, अमेरिका की व्यवस्था, ऐसी विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं का अध्ययन जहां किया जाता है उसे कहते हैं राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस कहते हैं उसको। मित्रों, अब ये राज व्यवस्था आपकी समझ में आ गई। एक प्रधानमंत्री है हमारे देश में, एक राष्ट्रपति है हमारे देश में, व्यवस्था है हमारे कंट्री की, अमेरिका की अलग है, इंडिया की अलग है, फ्रांस की अलग है, ब्रिटेन की अलग है। हर कंट्री की अपनी अलग अलग प्रकार की व्यवस्था है, ये लोग आप समझ गए होंगे। और व्यवस्थाओं के अध्ययन को राजनीति विज्ञान कहते हैं, ये भी आप लोग समझ गए होंगे, ये भी पॉइंट आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब क्या होता है, जैसे इंडिया है तो इंडिया में कैसे राष्ट्रपति बनेगा, कैसे प्रधानमंत्री बनेगा, चुनाव कैसे होंगे, प्रधानमंत्री किसको तोड़ लेंगे, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार गिर जाएगी, उत्तर प्रदेश में सरकार कैसे बनेगी। तो आप ये कह सकते हैं द एप्लीकेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, द एप्लीकेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा है साइंस क्या है भाई, साइंस को आप लेते हो विज्ञान, विज्ञान वह ज्ञान है जो आपको नॉलेज और ऑब्जर्वेशन से मिलता है, और एप्लीकेशन ऑफ साइंस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। तो उसी प्रकार से अगर आप यहां देखोगे तो एप्लीकेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स, यानी राजनीति विज्ञान का एक प्रकार से एप्लीकेशन जो है उसे आप पॉलिटिक्स कहते हैं। प्रधानमंत्री है, ठीक है, राष्ट्रपति है, पर वो कैसे बनेगा, कैसे चुनाव होगा, इसे कहते हैं राजनीति। क्या कहते हैं, राजनीति। आप कहें गुरुजी ये भी समझ गए, ये भी समझ गए, ये भी समझ गए, अब ये क्या बीमारी है, संविधान। मित्रों, संविधान क्या है, किसी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए नियम और कानून जहां लिखे रहते हैं उसे हम संविधान कहते हैं, या ना लिखे हों या ना लिखे हों, हम दोनों के बारे में बात करेंगे। यानी किसी देश की व्यवस्था को चलाने के नियम और कानून जहां दिए गए होते उसे संविधान कहते हैं। वे द रूल्स एंड रेगुलेशंस टू रन द कंट्री सिस्टम, जहां पर भी कंपाइल होते हैं उसे आप संविधान कहते हैं। तो मैं कह सकता हूं संविधान क्या है, कि संविधान नियमों का वो समुच्चय है जिसके माध्यम से देश की व्यवस्था चलाई जाती है, उसे कहते हैं संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। तो चारों शब्द आपकी समझ में आ गए। गुरुजी, व्यवस्था, देश को चलाने की व्यवस्था, व्यवस्था के नियम गुरुजी संविधान में लिखे, विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं का अध्ययन, बोलो गुरुजी राजनीति विज्ञान है, और राजनीति विज्ञान का एप्लीकेशन गुरुजी पॉलिटिक्स है। इन चारों में कॉमन क्या है, इन चारों में कॉमन है पॉलिस, और पॉलिस का मतलब है शहर राज्य। तो शहर राज्य की व्यवस्था, उसकी विज्ञान, उसकी राजनीति, उसके नियम, ये है आपकी सब्जेक्ट, इसे कहते हैं आप पॉलिटी। हमें क्या पढ़ना है, आपको चारों पढ़ने हैं। आपको देखो ये पॉलिटिकल साइंस आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो ये आपको पढ़ना नहीं है, और वर्तमान में यूपी में कोई सीन नहीं है इसका। आपको ये थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ये मैं आपको बताऊंगा कि कब इंदिरा गांधी आई, कब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, कब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, कब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, उसके बाद राजीव गांधी कब प्रधानमंत्री बने, उसके बाद नरसिंह राव कब बने, बीपी सिंह कब बने, क्या हुआ, सिस्टम क्या रहा हमारे देश का। तो ये मैं थोड़ी थोड़ी सी आपको पढ़ाऊंगा। ये राज व्यवस्था में पूरी पढ़नी है, और संविधान हमें पूरा का पूरा जानना है और समझना है। राजनीति विज्ञान आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये राजनीति विज्ञान जो है ये मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातों में बताता चलूंगा, तो आप थोड़ी थोड़ी चीजें जानते चलोगे, थोड़ी थोड़ी बातें आपकी समझ में आती चलेंगी। मुझे लगता है अब आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, राधे राधे भाई, राधे राधे, ग्रेट। ठीक है, बहुत से बच्चे कह रहे हैं आप अच्छा पढ़ाते हैं सर। अरे बेटा, हम तो बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप लोगों के लिए आपको अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, आप मस्त तरीका से पढ़िए, बिंदास तरीका से। आपको जो है अच्छी क्लासेस मिल रही हैं, ये आपका सौभाग्य है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं यहाँ से कहानी को, और पढ़ना शुरू करते हैं कि भाई अब यहाँ एक शब्द निकला संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैंने आपसे कहा कि संविधान जो है ये लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको दो बातें बताई। तो सबसे पहले अगर मैं संविधान के बारे में बात करूं कि संविधान हमने कहा कि लिखित हो सकता है, अलिखित हो सकता है।
तो कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मैं संविधान की बात आपके सामने करूं, बेसिक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, बेसिक बात है। तो संविधान दो प्रकार के होते हैं साधारणतः। एक होते हैं संविधान लिखित और एक होते हैं संविधान अलिखित। दो प्रकार के संविधान होते हैं। क्योंकि मैंने नियमों की बात करी तो आपने कहा सर नियम जो हैं वो लिखित अलिखित दो प्रकार के हैं। इसे कहते हैं अनकोडिफाइड और इसे कहते हैं कोडिफाइड। इसे कहते हैं कोडिफाइड, इसे कहते हैं अनकोडिफाइड। संविधान दो प्रकार के होते हैं, लिखित संविधान, अलिखित संविधान। कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा है अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, अलिखित संविधान। ठीक है, देखो लिखित संविधान क्या होता है। लिखित संविधान होता है जिस संविधान को संविधान सभा ने बनाकर लिखा है। जैसे अमेरिका का संविधान है, संविधान सभा ने उसे प्रॉपर तरीका से लिखा है। जैसे भारत का संविधान है, संविधान सभा ने उसको प्रॉपर तरीका से लिखा है। अफ्रीका का संविधान है, संविधान सभा ने उसे प्रॉपर तरीका से लिखा है। आप पाकिस्तान की बात करें और कंट्रियों की बात करें, वहाँ एक संविधान सभा बनी और संविधान सभा के माध्यम से उस संविधान को प्रॉपर तरीका से लिखा गया है। तो आप इसे कह सकते हो इसे रिटन, इसे लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। अब अलिखित क्या होता है? अलिखित संविधान वो संविधान है जिसको संविधान सभा ने बैठकर नहीं लिखा, वो नियम और प्रथाओं से चला है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करूं कि आपके परिवार में एक नियम है कि आप सभी उठते हो तो मम्मी पापा के पैर छूते हो, दादा दादी के पैर छूते हो। ठीक है, आप सुबह उठते हो तो मम्मी पापा दादा दादी के आप पैर छूते हो। आपको ये व्यवहार में आपके में है, आप ऐसा करते ही करते हो। या आपके परिवार में नियम बना हुआ है, आपके परिवार का नियम यह है कि भैया आप जो है, आपके परिवार का लॉ बना हुआ है कि आप परिवार में लव मैरिज नहीं करोगे, अरेंज मैरिज करोगे। तो आपके परिवार के ट्रेडिशन है, प्रथा है। यानी कि लिखा हुआ नहीं है कि आपको अरेंज मैरिज करनी है, लव मैरिज नहीं करनी है। ये लिखा हुआ नहीं है कि आपको बुजुर्गों की बात माननी है, लेकिन प्रथा है, ट्रेडिशन है। और आपने उस प्रथा को अपने जीवन में उतार लिया है। आपने उस प्रथा को अपने जीवन में उतार के उस प्रथा के अनुसार आप अपने जीवन का यापन कर रहे हो, उस प्रथा के अनुसार आप चल रहे हो, ट्रेडिशन के अनुसार आप चल रहे हो। तो ऐसे देश जहां नियम लिखे नहीं है पर उन नियमों को प्रथाओं के आधार पर लोग उनका पालन करते हैं, ऑन द बेस्ड ऑफ ट्रेडिशन, कि भाई एक राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, ये प्रोविजन होंगे, तो उसे आप नाम देते हो अलिखित संविधान। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, एक राजा है, एक रानी है। सऊदी अरब है, अगर मैं सऊदी अरब की बात करूं तो सऊदी अरब का संविधान अलिखित है। अगर मैं कनाडा की बात भी करूं आपके सामने तो कनाडा का संविधान भी अलिखित है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अलिखित संविधान है। यानी आप देखेंगे तो प्रथा है, ट्रेडिशंस हैं, उनके बेस पर संविधान बन गया है और उसी के अनुसार लोग जी रहे हैं। तो ये प्रथाओं पर आधारित होता है, बेस्ड ऑन ट्रेडिशन। कभी क्वेश्चन बन सकता है मेंस में, प्रीलिम्स में, ये प्रथाओं पर आधारित होता है, ट्रेडिशन पर बेस्ड होता है। और ये वाला जो है, इधर वाला, ये लिखा जाता है, संविधान सभा ने इसको लिखकर इसका निर्माण किया होता है। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये लिखित संविधान है और दूसरा वाला आप देखेंगे तो ये आपको एकदम अलिखित संविधान देखने को मिलता है। इसे कहते हैं लिखित अलिखित संविधान। तो प्यारे मित्रों, एक बार मैं आपको जो पढ़ाऊंगा आप यहां से अपनी कॉपी बना लेंगे। कोई भी एक बढ़िया सा रजिस्टर आप खरीद लेंगे, कोई मोटा सा रजिस्टर, जैसे कोई बढ़िया सी कॉपी एक ले लेंगे आप लोग, और उस कॉपी पे यहां से शुरुआत कर देंगे, पॉलिटी बाई करण चौधरी सर। ठीक है, तो पॉलिटी बाई करण सर लिखकर आप बढ़िया सी अपनी कॉपी बनाएं, सुंदर सी। और उस कॉपी पर आप क्या करें कि आप यहां से लिखना शुरू करें कि संविधान, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको कॉपी पर लिखना है। आगे चल के मैं बोलूंगा भी और आप लिखते भी चलोगे। जैसे राष्ट्रपति का टॉपिक है तो मैं वहां पर समझाऊंगा, फिर आपको लिखाऊंगा। उसी प्रकार से हम यहां भी पढ़ेंगे। तो अभी आप इसको लिखेंगे कि संविधान दो प्रकार का होता है। बिल्कुल इसी प्रकार से आप इसे बनाएंगे, शांति के साथ हम क्लास को लेकर चलेंगे। संविधान के दो प्रकार होते हैं, लिखित कोडिफाइड, आप ऐसे बनाओ, अलिखित अनकोडिफाइड। आप इसी प्रकार से इसको एक बार बनाएंगे तो आपकी समझ में थोड़ी चीजें आती चलेंगी। संविधान दो प्रकार के होते हैं, लिखित कोडिफाइड, अलिखित अनकोडिफाइड। दो प्रकार के संविधान आप बना लीजिए। ठीक है, बना लिया, लिखित और अलिखित। आप ये बताते चलेंगे मुझे।
सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया। वेट अ मिनट भाई, जल्दी थोड़ी आदत डालें अपनी, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का कीवर्ड यूज कीजिए, बिकॉज हम इंग्लिश मीडियम में। ओके गाइस, तो इंग्लिश ये मैंने बोलता था, कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अनकोडिफाइड, दिस इज द कोडिफाइड। ये यूएसए का है, इंडिया का है, अफ्रीका का है, ये ब्रिटेन का है। अलिखित में आज तक आपने पढ़ा सिर्फ ब्रिटेन का संविधान, सिर्फ ब्रिटेन का संविधान आपने पढ़ा, लेकिन ब्रिटेन का भी है, सऊदी अरब का भी है, कनाडा का भी है। अगर आप और भी लिखना चाहें इसके अंदर तो इजराइल का भी है, इजराइल का संविधान भी अलिखित है। आप और भी लिखना चाहें तो न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का संविधान भी अलिखित है। ये सारे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इनको आप जो है आप इन्हें नोट कर सकते हैं, आप इनके बारे में लिख सकते हैं यहां तक। ठीक है, आगे बढ़े हैं मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमने दो शब्दों का प्रयोग किया था। हमने कहा था कि शहर राज्य और इसकी व्यवस्था के बारे में, हमने कहा संविधान के बारे में हमने बात कर ली। तो मेन चीज था शहर राज्य। तो राज्य व्यवस्था, आपने शब्द निकल कर आया कि राज्य प्लस व्यवस्था, मैं इसको ऐसे लिखूंगा। अब व्यवस्था आपने समझ ली कि व्यवस्था का मतलब संविधान से है, क्योंकि संविधान में व्यवस्था को चलाने के नियम लिखे, और संविधान को आप समझ गए कि संविधान कितने प्रकार का होता है। संविधान के दो प्रकार होते हैं, लिखित संविधान, अलिखित संविधान। मैं राज्य की बात करूं, राज्य क्या होता है? तो मित्रों, राज्य वो चीज है जिसके चार तत्व होते हैं। राज्य के चार तत्व होते हैं। आप बोलोगे सर राज्य की व्यवस्था, तो कौन से राज्य की व्यवस्था के बारे में पढ़ाओगे आप पॉलिटी में? उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में पढ़ाओगे कि बिहार के बारे में पढ़ाओगे कि इंडिया के बारे में पढ़ाओगे? बाबू, कौन से राज्य की व्यवस्था? ये राज्य क्या है? ये राज्य क्या है? तो राज्य, कौन सा राज्य की व्यवस्था? तो कहा कि जी राज्य वो होगा जिसमें चार तत्व होंगे। मैं आपसे कहूं जी चार तत्व कौन से? तो नंबर 1 कहा जी राज्य वो होगा जहां जनसंख्या होगी। क्या होगी? जनसंख्या। बोला जी राज्य वो होगा जहां निश्चित भूभाग होगा। क्या होगा जी? भूभाग होगा। बोला जी राज्य वो होगा जहां सरकार होगी। बोला जी क्या होगी? सरकार होगी। और जी राज्य वो होगा जहां पर क्या होगी? संप्रभुता होगी। आप मुझे बोलोगे सर ये सब क्या है, तो पढ़ना है आपको। तो कहा कि राज्य वो होगा जहां पर पॉपुलेशन होगी, जनसंख्या। राज्य होगा जहां पर टेरिटरी होगी, भूभाग। राज्य वो होगा जहां सरकार होगी, गवर्नमेंट। राज्य वो होगा जहां पर संप्रभुता होगी, सोवरेनिटी। कहा कि सर इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे, इसे आप राज्य कहेंगे। और इस राज्य की व्यवस्था के बारे में जहां आपको पढ़ाया जाएगा, उसको सर आप राज्य व्यवस्था के नाम से जानेंगे, उसको आप राज्य व्यवस्था कहेंगे। अब समझो, तो राज्य क्या है? इस राज्य के सिस्टम के बारे में तो आप पढ़ते हो भाई, उसी को तो राज्य व्यवस्था कहते हैं। तो राज्य के चार तत्व, देयर आर 4 एलिमेंट ऑफ स्टेट। आप कैसे बताओगे सर कौन सा राज्य है? तो कहा जहां जनसंख्या हो। अब जनसंख्या तो कहीं भी है, जनसंख्या तो यूपी में भी है, तो यूपी राज्य है। देखो, पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब देश से है, नेशन स्टेट। आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब राज्य जो है ये हमारी यूपी, ये हमारे देश के अनुसार है। अगर आप अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जाओगे तो वहां राज्य का मतलब नेशन स्टेट से है, राष्ट्र राज्य। तो राष्ट्र राज्य जो है उसकी परिभाषा ये कहती है कि जहां चार तत्व होंगे, मोंटेविडियो कन्वेंशन है, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे जहां चार तत्व होंगे उसे आप राज्य कहेंगे। आपसे पूछा गया चार तत्व कौन से? क्या? जहां जनसंख्या होगी। अब जनसंख्या तो हमारे गांव में भी है। जहां भूभाग होगा, भूभाग तो हमारे गांव का भी है। कहा कि इसके अलावा जहां सरकार होगी, अब सरकार हमारे गांव में नहीं है, तो आपने कहा सरकार तो यूपी में तो सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, बाबा योगी की सरकार है, ठीक है। लेकिन सर उत्तर प्रदेश में संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, अब ये हम समझेंगे। संप्रभुता किसे कहते हैं? संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब क्या है ये हम जानेंगे। तो राज्य के चार तत्व होते हैं, जहां पर ये चार तत्व आपको देखने को मिलेंगे, आप गर्व से कहोगे कि सर ये राज्य है। और इस राज्य की व्यवस्था के बारे में जहां पढ़ाया जाता है, सर उसी को राज्य व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इट इज कॉल्ड पॉलिटिकल पॉलिटी। इसे बोलते हैं पॉलिटी। इंग्लिश थोड़ा क्लियर लिखिए सर, ठीक है बाबू। एलिमेंट, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। ठीक है, पेंसिल को बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए, ओके, आप सही है। चलो, तो एक बार लिखेंगे राज्य के चार तत्व होते हैं। इसी प्रकार से बनाओगे अपनी कॉपी को।
जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ वैसे ही आपकी कॉपी बनेगी, आपकी कॉपी में और यहाँ कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। लिखो राज्य के 4 तत्व होते हैं, फटाफट फटाफट लिखते जाओ। राज्य के 4 तत्व होते हैं, लिखते जाओ फटाफट से। डन, ठीक है। लक्ष्मीकांत में कुछ नहीं मिलेगा, ये लक्ष्मीकांत से अलग पढ़ रहे हैं हम। जब लक्ष्मीकांत का यूज होगा मैं आपको बता दूंगा। पहले आप पॉलिटी पढ़ो बेसिक से, आपको कई किताबों का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं आपको जो पॉलिटी पढ़ाऊंगा वो लक्ष्मीकांत भी है, MP जैन भी है, जैन पांडे भी है, रुचि त्यागी भी है, और फिर बेसिक किताबें DD बसु और सुभाष कश्यप भी है। तो आप टेंशन ना लें, आपको एक किताब में से कुछ भी नहीं मिलेगा। लक्ष्मीकांत बहुत इनसफिशियंट आप महसूस करोगे, ठीक है, बहुत ही कम। लेकिन आप बेसिक किताब पढ़ सकते हो लक्ष्मीकांत, उसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है, लेकिन आप बेसिक उसे पढ़ सकते हो। आप उसे पूरा एग्जाम पास नहीं कर पाओगे, लेकिन आप बेसिक के लिए इस किताब को ले सकते हो। और मैं आगे आपको बताऊंगा कहाँ से आपको पढ़ना है, ठीक है। देखो, अब एक क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा गया। अब लेवल कैसे बनता है एग्जाम का? एग्जाम में क्या पूछा जाता है? एक एग्जाम हुआ, उसमें क्वेश्चन पूछा गया। अब एक पहले प्रश्न बनता था कि राज्य के कितने तत्व होते हैं। एक क्वेश्चन आता था राज्य के कितने तत्व होते हैं, 1 2 3 4। तो आपने ऑप्शन टिक किया, 4 तत्व होते हैं राज्यों के। वर्तमान में क्या एग्जाम में पैटर्न चेंज हो गया, और पैटर्न चेंज हो गया तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है कि राज्य के भौतिक तत्वों के बारे में बताएं। राज्य के भौतिक तत्व कितने हैं? तो जो 2 आप देख रहे हैं राज्य के भौतिक तत्व हैं। भौतिक का मतलब क्या होता है? फिजिकल। आप इन्हें महसूस कर सकते हो, आप इन्हें देख सकते हो जाकर कि भाई जनसंख्या है और भूभाग है। राज्य के आध्यात्मिक तत्व कौन से हैं? तो अगर इन 2 की मैं बात करूं तो राज्य के आध्यात्मिक तत्व हैं। अब आध्यात्मिक का मतलब क्या होता है कि दीज आर द फिलोसफिकल एलिमेंट। फिलोसफिकल, अब आप बोलोगे सर ये कैसा मतलब हुआ? तो भाई फिलोसफिकल का मतलब होता है कि इनको आप देख नहीं सकते, ये फिलोसफिकल है, आध्यात्मिक है। आप इन्हें बस देख सकते हो, आप इन्हें बस महसूस कर सकते हो, ये फिलोसफिकल एलिमेंट है। और ऊपर वाले जो है ये फिजिकल एलिमेंट है, ठीक है। बात समझ आई कि नहीं आई? तो एक बार देखो ये लेवल बढ़ गया। आगे चल के इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे कि राज्य के कितने भौतिक तत्व हैं और राज्य के कितने आध्यात्मिक तत्व हैं। तो 4 तो आपने आज तक पढ़े ही थे, हमने इसको डिवाइड कर दिया कि 2 भौतिक है और 2 आध्यात्मिक है। तो ये अलग क्वेश्चन बन गया कि राज्य के भौतिक तत्व कितने हैं और राज्य के आध्यात्मिक तत्व कितने हैं। आध्यात्मिक का मतलब होता है जिन्हें आप देख नहीं सकते, जिन्हें आप छू नहीं सकते, जिन्हें आप महसूस नहीं कर सकते, बस इनके बारे में आप जो है समझ सकते हो कि 2 होते हैं, ठीक है। एक बार इसे लिखें फटाफट से, आप PDF नोट सभी का मिलेगा। एवरीबडी विल गेट दिस नोट्स, हर किसी को नोट्स मिलेगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो ये आपका पॉइंट आपकी समझ में आ गया कि राज्य क्या और व्यवस्था क्या है। राज्य व्यवस्था के बारे में आपकी समझ में आ गया, संविधान क्या है और राज्य क्या है, राज्य की व्यवस्था के बारे में आप चीज़ों को जान गए कि सर राज्य की व्यवस्था कैसे चलती है, राज्य की व्यवस्था कैसे कैसे कार्य करती है। अब देखो, अब मैंने आपको पहले बता दिया कि व्यवस्था को चलाने के नियम और कानून, इस व्यवस्था को चलाने के नियम और कानून जहां लिखे रहते हैं उसको आप नाम देते हो सर संविधान। इट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। मित्रों एक बात मुझे बताओ, अब एक कॉन्सेप्ट वाली बात आती है कि शुरुआत में जब राज्य बना, शुरुआत में जब राज्य की शुरुआत हुई, जब राज्य बन गया, तो राज्य के बनने के बाद सिस्टम कैसे चला होगा। यानी शुरुआत की अगर मैं बात करूं, दुनिया जब बनी होगी तब तो इंडिया नहीं होगा, तब तो पाकिस्तान नहीं होगा, तब तो अमेरिका नहीं होगी। तब क्या हुआ था? तो शुरुआत में जब बना था, 1-2 आदमी को जमीन में पैदा हुआ, कोई एक पैदा हुआ, फिर कोई दूसरा पैदा हुआ, फिर कोई तीसरा पैदा हुआ, फिर कोई चौथा पैदा हुआ, तो जनसंख्या बढ़ती चली गई होगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक यहाँ पर पैदा हुआ, कोई एक इस गोले पर पैदा हुआ, फिर एक कोई यहाँ पर पैदा हुआ, फिर एक कोई यहाँ पर पैदा हुआ, फिर एक कोई यहाँ पर पैदा हुआ। धीरे धीरे क्या हुआ होगा कि जनसंख्या जो है सबसे पहले पैदा हुई, और जनसंख्या जब बढ़ने लगी मित्रों, आप इस कॉन्सेप्ट को समझना, और यहाँ इस गोले पे भी कोई पैदा हुआ होगा और कोई पैदा हुई होगी। अब जो पैदा हुई होगी उसके टिंकू मिंकू पैदा हुए होंगे। अब इन टिंकू मिंकुओं की जनसंख्या बढ़ने लगी होगी, ये जनसंख्या यहाँ भी बढ़ गई, यहाँ भी जनसंख्या बढ़ गई होगी, ऐसा किसी गोले पे हुआ होगा। तो इन्होंने अपना क्षेत्र का निर्धारण कर लिया होगा कि ये हमारा एरिया है, इस एरिया में हमारी जनसंख्या है और इस एरिया में हमारी जनसंख्या है। क्योंकि देखो जमीन तो नियंत्रित है, जमीन तो उतनी है जितनी है, लेकिन क्षेत्र जो है
उन्होंने अपने फिक्स कर लिए कि हमारा क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र है। अब जनसंख्या हो गई और ये क्षेत्र भी हो गया, आप दो एलिमेंट समझ गए। अब जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए कोई लाठी वाला आदमी चाहिए होगा जो जनसंख्या को कंट्रोल करे कि तू इससे नहीं लड़ेगा, तू इससे नहीं लड़ाई करेगा, तुम इसको नहीं पीटोगे, तुम बहुत बाहुबली नहीं बनोगे, तुम इसकी पिटाई नहीं करोगे, तुम इसको बचाओगे। एक सरकार बनी होगी। सरकार को उस समय लोग राजा कहते थे, वर्तमान में सरकार है, पहले इसको लोगों ने राजा कहा होगा कि भाई राजा बना, या कबीला बना तो कबीला का प्रमुख बना। इस प्रकार के लोग जो हैं ये पहले देखने को मिलते होंगे, राजा वगैरह। बाद में क्या हुआ, अब इस राजा की, सरकार की इस वाले राजा के साथ लड़ाई होती होगी, क्योंकि इसकी जनसंख्या बढ़ रही होगी। जब इसकी जनसंख्या बढ़ रही होगी तो आपको देख रहे होंगे कि दोनों की जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या समाएगी नहीं, तो इसको भी अपना क्षेत्र बड़ा करना है, इसको भी अपना क्षेत्र बड़ा करना है। तो क्षेत्र बड़े करने के चक्कर में लड़ाइयाँ हुई होंगी, और लड़ाई से संप्रभुता निकल कर आई। संप्रभुता, भाई संप्रभुता का मतलब क्या है कि संप्रभुता का मतलब होता है स्वयं का प्रभु, यानी इस राजा को इतनी शक्ति दे देना कि राजा ही निर्धारित करेगा कि इस देश के साथ क्या होना है, इस देश के साथ क्या नहीं होना है। इसे कहते हैं संप्रभुता। तो अगला अगर आप एलिमेंट समझने की कोशिश करें, मैं आपको समझाऊं कि संप्रभुता होती क्या है। संप्रभुता, तो संप्रभुता नाम का जो शब्द है ये दो शब्दों से निकलकर निकला है, स्वयं का प्रभु, स्वयं का प्रभु, ये होगी संप्रभुता। आप इसे अंग्रेजी में बोलते हैं संप्रभुता, सोवरेनिटी। स्वयं का प्रभु का मतलब कैसे, जैसे हमारा इंडिया है, अब हमारा देश है इंडिया, तो हमारा देश आप आंतरिक मामलों में देखोगे, इंटरनल मेंबर में, कि भाई यूपी में क्या होना है, हमारे एमपी में क्या होना है, राजस्थान में क्या होना है, ये आंतरिक मामलों का निर्णय हमारी सरकार लेती है, हमारी मोदी साहब लेते हैं पूरा निर्णय कि हमारे देश के अंदर क्या होना है, चुनाव होना है कि नहीं होना है। हमारे देश के साथ बाहर क्या होना है, हम पाकिस्तान पर अटैक करेंगे कि नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान को ठोकेंगे कि नहीं ठोकेंगे, हम पाकिस्तान में स्ट्राइक करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी हमारी सरकार इसका निर्धारण करती है। तो जिस देश की सरकार अपने आंतरिक और अपने बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, स्वयं की प्रभु हो, उसे कहते हैं संप्रभु राष्ट्र, उस प्रकार को कहते हैं संप्रभुता। जहां किसी देश की सरकार अपने आंतरिक और अपने बाह्य, यानी कैसा हो गया, बाह्य, अपने आंतरिक और अपने बाह्य, यानी अपने एक्सटर्नल और अपने इंटरनल डिसीजंस को लेने के लिए, इफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इज इंडिपेंडेंट देन दिस कंट्री विल कॉल्ड अ सोवरेन कंट्री। जहां देश की सरकार अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की स्वतंत्र हो, उसे आप कहते हैं कि ये देश कैसा है, ये संप्रभु राष्ट्र है। इसका मतलब क्या हुआ गुरुजी, इसका मतलब हुआ कि जब अंग्रेज भारत में राज कर रहे थे तो हम संप्रभु नहीं थे, और जब अंग्रेजों ने हमारे यहां से हमारे देश को आजाद किया तो हम संप्रभु बने। तो आप एक भाषा में कह सकते हैं गुरुजी, संप्रभुता का मीनिंग होता है आजादी, हमको मिलेगी आजादी। तो संप्रभुता, स्वयं का प्रभु। जब कोई देश हो मेरे मित्रों, जब कोई देश हो, उस देश के पास आप कह सकते हैं गुरुजी उस देश के पास क्या होना चाहिए, उसके पास जनसंख्या हो, उसके पास क्षेत्र हो, वहां एक सरकार हो, और वो सरकार किसी की गुलाम ना हो, वो सरकार अपने निर्णय खुद ले, अंदर क्या करना है और बाहर क्या करना है। ऐसे देश को नेशन स्टेट कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं, राज्य कहते हैं, इसी को आप कहते हैं स्टेट। क्या कहते हैं इसको, स्टेट कहते हैं, आप इसे राज्य कहते हैं। ऐसे राज्य की व्यवस्था के बारे में जहां पढ़ाया जाता है उसी को आप राज्य व्यवस्था कहते हैं, और व्यवस्था को चलाने के नियम और कानून जहां लिखे रहते हैं उसी को आप संविधान कहते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि संविधान जो है वो लिखित और अलिखित दो प्रकार का संविधान आपको देखने को मिल जाता है। संविधान छोटा भी होता है, संविधान बड़ा भी होता है, संविधान नया भी होता है, संविधान पुराना भी होता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि दुनिया का सबसे नया संविधान कहाँ का है, दुनिया का सबसे पुराना संविधान कहाँ का है, सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है, और सबसे छोटा संविधान कहाँ का है। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं कि पॉलिटी के बारे में आप समझने लग गए। लेकिन मित्रों एक बात बताओ, इतना आसान तो नहीं होगा। अगर मैं आपको और पुरानी इस भाषा में ले चलूं और एक बात समझाऊं कि जब दुनिया में कोई आदमी पैदा हुआ होगा, राजा बने, ये कबीले बने, तो ऐसा तो नहीं है कि भैया ये सरकार वर्कार एक बार में बन गई हो। तो गुरुजी सब मामला आया कहां से, पॉलिटिकल थिंकर्स, राजनीतिक विचारक। जब कोई आदमी गोले पे पैदा हुआ तो उस आदमी के साथ दूसरा आदमी पैदा हुआ, अब दूसरे के साथ तीसरा आदमी पैदा हुआ, तो जनसंख्या बन गई।
जनसंख्या बनी तो राजा बना। तो मित्रों, शुरुआत इसकी कहां से हुई कि आप राज्य व्यवस्था के बारे में आज आप पढ़ पाते हो, विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं का आप अध्ययन कर लेते हो। आप कहते हो जी ये सरकार अच्छी है, वो सरकार अच्छी है, कैसे पैदा हुई सारी चीजें। इसकी शुरुआत करने का श्रेय जाता है पॉलिटिकल साइंटिस्ट को। अगर मैं राजनीतिक विचारकों की बात करूं, आप लिखते तो चल रहे हो ना, आपने बस ये लिखा होगा, ये लिखा होगा, और आपने संप्रभुता किसे कहते हैं, आप चाहें तो इसको एक बार लिख लें, संप्रभुता किसे कहते हैं। आप लिखें, किसी देश को अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में, किसी देश को अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में, किसी देश को अपने आंतरिक इंटरनल और एक्सटर्नल बाहरी मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता संप्रभुता कहलाती है, संप्रभुता कहलाती है। इंग्लिश मीडियम में आप लिखेंगे, इंडिपेंडेंसी ऑफ ए कंट्री, इंडिपेंडेंसी ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑफ अ कंट्री इन एक्सटर्नल इंटरनल मैटर्स इज कॉल्ड सोवरेनिटी, उसे आप संप्रभुता कहते हैं। अब संप्रभुता के बारे में आप आगे चल के पढ़ोगे प्रस्तावना में। संप्रभुता कई प्रकार की होती है, आंतरिक संप्रभुता, बाह्य संप्रभुता, नामात्र की संप्रभुता, वास्तविक संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता, तो कई प्रकार की संप्रभुता की प्रकार है। लेकिन अभी हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि अभी आप समझ भी नहीं पाओगे कि आंतरिक संप्रभुता, बाह्य संप्रभुता आप समझ गए, कानूनी संप्रभुता किसे कहेंगे आप, वास्तविक संप्रभुता किसे कहेंगे आप, ये सारी चीजें आपको लक्ष्मीकांत की किताब में दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेंगी। और ये बेसिक बात है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं पहले ये समझ लो। क्वेश्चन पूछता है कि संप्रभुता, भारत संप्रभु राष्ट्र कब बना, तो आजादी के बाद हम संप्रभु राष्ट्र बने। संप्रभु राष्ट्र आजाद राष्ट्र होते हैं। राज्य के कितने तत्व होते हैं, राज्य के 4 तत्व होते हैं। अब बता दोगे बड़े सिंपल तरीका से, निम्नलिखित में से कौन से देश का संविधान लिखित संविधान है, अब बता दोगे। निम्नलिखित में से कौन से देश का संविधान अलिखित संविधान है, अब बता दोगे। आपसे प्रश्न बनता है कि अलिखित संविधान लिखा हुआ ही नहीं है क्या। कभी कभी बच्चे पूछ लेते हैं सर अलिखित संविधान लिखा हुआ नहीं है क्या। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मेरे पास डायरी है, तो अलिखित का मतलब क्या, कुछ है ही नहीं, मतलब डायरी खोलोगे तो खाली मिलेगी, जैसे ये डायरी खाली है, इसे खाली मिलेगा। अलिखित का मतलब क्या है, अलिखित का मतलब ये नहीं है कि लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ तो है, लेकिन ये कि संविधान सभा ने नहीं लिखा। ये प्रथाओं को, ट्रेडिशंस को, जैसे आपका परिवार है उसमें नियम बने हुए हैं कि भाई लव मैरिज का नियम नहीं है, आपको मम्मी पापा की आज्ञा का पालन करना है, वो लिखे हुए नहीं है नियम, बट आप उन नियमों का पालन करते हैं, तो आप इसे क्या कहेंगे, अलिखित संविधान कहेंगे। अब वर्तमान में कोई कंट्री ऐसा नहीं है जिसका संविधान लिखा हुआ नहीं है, सबके संविधान लिखे हुए, लेकिन संविधान सभा ने बैठकर नहीं लिखे, एक बार में नहीं बनाए गए, इसलिए वो अलिखित संविधान कहे जाते हैं, अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए फिर हम इंडिया के संविधान के बारे में बात करेंगे। इंडिया का संविधान कैसे बना। मित्रों, अगर आप देखते हो कि संविधान नया कैसा, पुराना कैसा, संविधान के 4 प्रकार मैंने आपको बताए। एक तो संविधान, हमने कहा कि संविधान जो है हमारी कंट्री में, वो हमने आपसे कहा कि लिखित अलिखित है, ये तो आप समझ ही चुके कि लिखित क्या है और अलिखित क्या है, तो आप जान ही चुके संविधान के बारे में, रिटन संविधान क्या है और लिखित क्या है और अलिखित क्या। अगर हम संविधान की अब बात करें कि संविधान ये भी है नया और संविधान ये भी है पुराना, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आजकल बन जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड ओल्डेस्ट एंड दिस इज कॉल्ड न्यूएस्ट, कि सबसे नया कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा, लार्जेस्ट। एक क्वेश्चन पूछता है सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट। ये कई प्रकार के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बनते रहते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे नया संविधान कहाँ का है, सबसे नया संविधान क्यूबा का है। क्यूबा 2019 में संविधान बना है, क्यूबा का संविधान सबसे नया संविधान है। सबसे पुराने संविधान की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो सबसे पुराना संविधान अमेरिका का है, यूएसए का संविधान सबसे पुराना है, तो 1789 में बनकर फाइनली लागू हुआ था, 1789 में बन तो पहले गया था।
सबसे बड़े संविधान की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो इंडिया का संविधान सबसे बड़ा है। इंडिया का, भारत का संविधान सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। आप देखोगे भारत के संविधान में क्या क्या है। बड़ा संविधान है, 395 आर्टिकल है, ठीक है, इतने भाग हैं, अनुसूचियां हैं। सबसे छोटा संविधान की अगर बात करूं तो अमेरिका का संविधान है। अब किस आधार पे आप बता रहे हो? देखो, संविधान को चीनी की बोरी तो है नहीं क्या आपने बता दिया कि संविधान बड़ा है कि छोटा है। आप किस आधार पे बताओगे? भाई इंडिया का संविधान अगर बड़ा है तो आप किस आधार पे बताओगे? ऐसा तो नहीं है कि संविधान में 500 किलो वजन है इंडिया के में तो आपने कहा इंडिया का संविधान बड़ा है। नहीं, ये बताओगे आप संविधान में अनुच्छेदों के आधार पर। इंडिया के संविधान में 395 आर्टिकल्स थे पहले, वर्तमान में भी 395 ही हैं, 395 ही है, 396 नहीं है। लेकिन इसको आप पार्ट बनोगे 21A, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15A, 15B, 15C, 1, 15, 2 ऐसे करके बढ़ाओगे तो करीब 450 आर्टिकल हो गए हमारे संविधान में। लेकिन पहले 395 आर्टिकल थे, अभी भी हैं, 396 में कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन करीब 448 सब क्लॉज जुड़ने के बाद हो जाते हैं। सबसे छोटा अमेरिका का संविधान, इसमें 7 आर्टिकल हैं। सबसे पुराना अमेरिका का संविधान और सबसे नया संविधान क्यूबा का है, जो कि 2019 में आप देखेंगे ये बनकर तैयार हुआ। ये भी आप कह सकते हैं सबसे नया संविधान है क्यूबा का। ठीक है, चलो इसको एक बार आप लोग लिख लो, नोट डाउन कर लें, लिखित अलिखित फटाफट से लिखें। संविधान के प्रकार, सबसे नया संविधान क्यूबा का। ठीक है, अब इसको एक बार फटाफट से लिख लेंगे तो आपको कुछ याद हो जाएंगे, चीजें समझ जाएंगे आप। सबसे नया संविधान, सबसे नया किसका है, सबसे पुराना संविधान किसका है, और संविधान किस किस प्रकार से बना है, संविधान में क्या क्या चीजें हुई हैं, इन चीजों को आप समझ जाओगे, इन चीजों को आप जान जाओगे। फिर मित्रों बात करते हैं इंडिया के बारे में कि इंडिया कैसे बनी, इंडिया का संविधान, हमारा जो देश है इसका निर्माण कैसे हुआ, हमारे देश में आप लोग कैसे पहुंचे, हमारे देश का प्रोविजन क्या है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो बात आती है कि भारत के संविधान पे आप कैसे पहुंचे, हमारे इंडिया पे आप कैसे पहुंचे, इंडिया का निर्माण कैसे हुआ। इस तरह आपने बेसिक बेसिक सी बातें कर ली। देखो हमारे भारत देश के अंदर क्या था मित्रों, अगर मैं आपसे भारत की बातचीत करूं तो अगर देखो हमारा जो भारत देश था वो यहाँ पर पड़ता है। आप लोगों ने भारत देश के बारे में सुना है कि हमारा इंडिया है, इंडिया हमारा यहाँ पर पड़ता है। और अंग्रेजों के जो कंट्रीज थे, यानी अंग्रेजों की मैं बात करूं तो अंग्रेजों को आप देखेंगे यहाँ अंग्रेजों का पार्ट है, चाहे वो आप ब्रिटेन की बात कर लो, चाहे आप यहाँ अमेरिका की बात कर लो, चाहे फ्रांस की बात कर लो, तो अंग्रेज जो थे पहले डेवलप हो चुके थे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब पहले डेवलप हो चुके थे। अब अंग्रेज जब डेवलप हो चुके थे, कारण क्या था, मैंने आपको बताया पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत कहाँ हुई, वो यूरोप में हुई, क्योंकि सारे यूरोप के थे विचारक जितने भी आपने देखे। तो अंग्रेज जब पहले डेवलप हो चुके थे तो हमारी कंट्री में उस समय क्या चल रहा था, हमारे कंट्री में उस समय राजा हुआ करता था। और आप देखेंगे कि भारत में राजाओं का शासनकाल था। चाहे आप देखेंगे तो आपने शुरुआत से देखा है कि बात कैसे हमारी कंट्री, बाबर आया, हुमायूं आया, जहांगीर आया, अकबर आया, ठीक है, शाहजहां आया, ये सब किस प्रकार से हमारे औरंगजेब आया, हमारी कंट्री में आए, सब हमारे देश में इन्होंने राज किया। जिस समय हमारी कंट्री में मुगल बादशाहत राज कर रही थी, यानी भारत का शासक जिस समय अकबर था, उसी समय आप देखेंगे कि बहुत सारे अंग्रेज जो थे वो इंडिया आना चाहते थे। आपने किताबों में, खूब सारी किताबों में पढ़ा होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी स्थापना जब हुई ब्रिटेन में, उस समय भारत का राजा अकबर हुआ करता था। तो ये लोग जो क्या कर रहे थे, इसमें से ये सबसे पहले आप देखोगे तो सबसे पहले जैसे आपने पढ़ा है पुर्तगाली आए, पोर्चुगीज आए, फिर डच आए, तो ये हमारे कंट्री में आना चाहते थे सब। हमारे कंट्री में उसमें मसाले मिलते थे बहुत ज़्यादा। आप यहाँ देखोगे इंडोनेशिया, ये मसालों का द्वीप है, इंडोनेशिया वगैरह, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब मसालों के द्वीप है। ये हमारे केरला में मसाले मिलते हैं। तो ये लोग इंडिया से मसाला लेना चाहते थे, क्योंकि इनके यहाँ क्या मीट की पैदावार होती है, मीट को क्या खाने के लिए मसाला का प्रयोग करते हैं। मसाले से क्या होता है, मीट खराब नहीं होता। अब आपको मैं समझा रहा हूँ इतिहास को जोड़कर कि हमारा कंट्री इनके कब्जे में कैसे आ गया, हम इनके कब्जे में कैसे आ गए, यानी हम तो अलग थे तो हम गुलाम कैसे हो गए। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना बड़े ध्यान के साथ। अब अंग्रेज जब हमारे देश में आए तो उन्होंने देखा हमारी कंट्री में आके, जैसे आप पढ़ोगे पुर्तगाली आए, डच आए, इंग्लिश आए, फ्रांसीसी आए, तो अंग्रेजों ने हमारे देश में आकर देखा कि भैया यहाँ तो बहुत सस्ता मसाला मिलता है, इंडोनेशिया में, केरला में बड़े सस्ते मसाले मिलते हैं, यहाँ से मसालों को लेकर चले गए पुर्तगाली, वास्को डी गामा वगैरह वगैरह ऊपर थे पहले। तो ये लोग क्या किए, ये हमारे कंट्री से बहुत सारे मसाले लेकर चले गए, और मसालों को ले जाने के बाद उन्होंने बड़े सस्ते में वहाँ पर जाके, यहाँ से खरीदे, वहाँ जाके बड़े महंगे मसाले बेचे। तो लेने आए थे मसाला,
यानी लेने आए थे, व्यापारी बनकर आए थे। इनको नजर आया कि इंडिया में तो मसालों की बड़ी खदान है और बड़े सस्ते मसाले मिलते हैं। तो जैसे पुर्तगाली आए, डच आए, तो उसके बाद अंग्रेज जो है, अंग्रेज मतलब इंग्लिश, ब्रिटिश के लोग। अब ब्रिटिश के लोग जो है, आप पूरी कहानी ध्यान से सुनेंगे आज। अभी ब्रिटिश के लोग जो है ये अपनी महारानी के पास चले गए, और महारानी क्वीन एलिजाबेथ, उससे जाकर कहा कि महारानी महारानी हमें भी भारत के साथ व्यापार करना है। महारानी ने कहा आपको क्यों भारत के साथ व्यापार करना है? तो महारानी ने कहा आपको क्यों व्यापार करना है? तो अंग्रेजों ने कहा कि भैया इंडिया में मसाले बड़े सस्ते मिलते हैं और पुर्तगाली लेकर हम भी लेकर आएंगे। तो क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने क्या किया, इनको बोल दिया ठीक है, सन 1600 ईस्वी में इनको चार्टर दे दिया कि तुम जाओ और भारत के साथ व्यापार कर लो। कुछ समूह था व्यापारियों का, 20-30 व्यापारी गए थे, उनको बोलते थे मर्चेंट ऑफ एडवेंचर, व्यापारियों के समूह को। उस मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स ने अपनी एक कंपनी बनाई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको भारत के साथ मसालों का व्यापार करना था। वो कंपनी के लोग इंडिया आए। जब वो इंडिया आए तो उस समय भारत का राजा जहांगीर था। तो जहांगीर के शासन काल में जब वो इंडिया आए, तो आप जानते हैं जहांगीर तो बड़ा अय्याश तरीका का आदमी था। उन्होंने यहाँ की देखा तो यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं है। अंग्रेजों की व्यवस्थाएं थी, हमारी ये व्यवस्था नहीं थी। राज्य था लेकिन कोई व्यवस्था नहीं थी। राजा चल रहा है कहीं और, राजा कह रहा है अच्छा आए हो, तुम कहाँ से आए हो? पुर्तगाल से आए हो। कुछ लाए हो क्या पुर्तगाल से? पुर्तगाली शराब पिलाई है हमें। तो राजा कुछ अजीब था, राजा के शौक अजीब थे, राजा की अय्यासी अजीब थी। तो हुआ क्या ये कि अंग्रेजों ने यहाँ आकर देखा कि कोई व्यवस्था नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। मित्रों आप देखेंगे तो अंग्रेजों ने यहाँ की व्यवस्था जब नहीं पाई, फॉर एग्जाम्पल आप एक बात समझें, आप किसी जगह पर एडमिशन लेने गए, आप किसी जगह पर एडमिशन लेने गए, युवा का संविधान दोबारा बनाया बाबू, 19 में दोबारा बनाया, अप्रैल में, पहले ही बना हुआ था। हाँ, कैप्टन हॉकिंस आए, थॉमस रो आए, इन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ, हम सब लिखेंगे इन चीज़ों को। तो कोई आदमी अगर आपके यहाँ कंट्री, आपके कोई एडमिशन लेने है आपकी कोचिंग सेंटर में, और देखा कि आपकी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है आपके यहाँ, आपके यहाँ जिसकी लाठी उसकी बहस चल रही है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई मामला ऐसे ही चल रहा है, हवाबाजी चल रही है, तो हवाबाजी चल रही है, तो आप क्या करोगे? आप कोई सिस्टम बनाओगे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे देश में अंग्रेजों ने अपनी व्यवस्थाएं बनाई, अपने नियम बनाए और अपने कानून बनाए, यानी अपनी व्यवस्था बनाई। और आपको पता है व्यवस्था का निर्माण कैसे होता है? व्यवस्था का मतलब हिंदी में, इंग्लिश में क्या है? सिस्टम है। और सिस्टम का निर्माण किससे होता है सर? कानून से होता है। और कानून को आप क्या बोलते हैं सर? रूल बोलते हैं। और रूल का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब लॉ होता है। तो मित्रों क्या हुआ कि व्यवस्था का निर्माण सिस्टम और कानून के माध्यम से होता है। तो अंग्रेजों ने भारत में व्यवस्था बनाने के लिए बहुत प्रकार के कानूनों का निर्माण किया, बहुत प्रकार के रूल और लॉ बनाए। उन्हीं रूल और लॉ को जब आप पढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलेगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपने सुना है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट सुना है आपने, 1813 का एक्ट सुना है आपने, 1833 का एक्ट सुना है आपने, 1858 का एक्ट सुना है आपने। इसके बाद आप देखोगे, आपको देखने को मिलते हैं 1861 का एक्ट सुना है आपने, 1892 1892 का एक्ट सुना है आपने, 1909 का एक्ट सुना है आपने, 1919 का एक्ट सुना है आपने, इसके बाद 1935 का एक्ट सुना आपने, इसके बाद 1947। ये कई प्रकार के आपने प्रोविजन सुने, आपने देखे। ये सब प्रोविजन क्या थे? अंग्रेजों ने हमारे देश में कंट्रोल करने के लिए अपने नियम और कानून बनाए। अब देखो हमारे कंट्री में व्यवस्था नहीं थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पहले राजा, चलो जहांगीर तो फिर ही बढ़िया था, जहांगीर के बाद बाबर, इमाम अकबर, जहांगीर, मतलब अकबर, शाहजहां, जहांगीर। उसके बाद आप देखोगे तो और राजा खराब आने लगे। शाहजहां के बाद आप देखो औरंगजेब आया, और औरंगजेब के मरने के बाद आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे राजा बने जैसे कि बहादुर शाह, फर्रुखसियर, घृणित कायर, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला अपने आप में ऐसा नेता था, ऐसा राजा था भाई साहब, पूछो ही मत उसको। मोहम्मद शाह रंगीला ऐसा आदमी था, उसके कहानी कहते हैं कि भैया एक बार क्या हुआ कि मोहम्मद शाह रंगीला अपने दरबार में आया। साहब बेखबर कहते थे मोहम्मद शाह रंगीला। अपने दरबार में आया, तो अपने दरबार में जब आया तो नीचे का कपड़ा पहनना भूल गया। तो कपड़ा पहनना भूल गया तो भैया जैसे ही आया तो सब लोग उसको देख के हंसने लगे। उसको लगा कि राजा को देख के प्रजा हंस रही है। मंत्री हंस रहे थे। मंत्री से कहा कि मंत्री, हमें देख के हंस रहे हो तुम?
मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा कि मंत्री जी हमें देख के हंस रहे हो आप? मंत्री ने कहा कि रंगीला जी, मोहम्मद शाह जी जरा नीचे देखिए। उसने नीचे देखा तो उसने देखा कि उसने कपड़े नहीं पहन रखे थे। तो मोहम्मद शाह रंगीला बोला कि मूर्खो, हंसने की बात क्या है इसमें? आज से यही नियम है, तुम सब भी अपने कपड़े नीचे के उतार दो। तो ऐसे जब भारत के राजा बने तो अंग्रेजों को क्या लगा? अंग्रेजों को लगा कि भैया ऐसा है, ठीक है, अंग्रेजों को लगा कि भैया ऐसा है कि ऐसे अगर भारत के राजा बनेंगे फिर तो हमारे कंट्री का हो गया काम। हाँ, साहेब बेखबर बहादुर शाह जफर था, ठीक बात है। मोहम्मद शाह रंगीला को रंगीला कहते थे। तो मोहम्मद शाह रंगीला जो है ऐसी कंट्री में हमारे देश के लोग राजा बनेंगे, ऐसे राजाओं को देखने के बाद अंग्रेजों को महसूस हुआ कि इंडिया पे कब्जा करना बहुत आसान है, इंडिया पे कब्जा करना बहुत आसान है। मैं आपको लिंक कर रहा हूँ, ठीक है। इसी कब्जे करने के लिए उन्होंने क्या किया, आपने देखा होगा, आपने हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि अंग्रेजों ने बंगाल में युद्ध लड़ा, उसके बाद उन्होंने जो है सभी को हरा दिया, भारत के राजाओं को हरा के फाइनली उन्होंने कब्जा अपने हाथ में ले लिया। जब कब्जा अपने हाथ में ले लिया, जब कब्जा उनके हाथ में चला गया, पूरा का पूरा कब्जा, तो अंग्रेजों ने कहा कि अब पूरा कब्जा हमारे हाथ में आ गया है। तो भारतीयों को ये लगा कि भाई अब हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए। अब आप कैसे बोलोगे सर ये कैसे हो गया? देखो, कोई हमारे कंट्री में नियमों का निर्माण करे, लेकिन मैं आपसे कहूं कि बेटा आपसे कल से नियम ये है कि आपको लाल शर्ट पहन के आनी है तो नियम, है तो व्यवस्था, लेकिन आपकी मर्जी के खिलाफ मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको लाल शर्ट पहन के आनी है। तो ये व्यवस्था, ये नियम का निर्माण मैंने किया, आपकी मर्जी के खिलाफ किया। तो ये बताइए आपके लिए ये स्वतंत्रता हुई या फिर आपकी एक प्रकार से आपका जो है, आपकी क्या होगी, आपकी मजबूरी होगी, आपकी मजबूरी होगी। उसी प्रकार से अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए नियमों का निर्माण तो किया, व्यवस्था तो बनाई, भारत राज्य तो था, लेकिन नियमों का निर्माण अंग्रेजों ने अपने फायदे, अपने बेनिफिट के लिए किया। और इससे भारतीयों को लगा कि हम स्वराज लेंगे, हम तो गुलाम हो गए। भारतीयों को महसूस हुआ कि हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। और इन्हीं गुलामी की जंजीरों के बाद आप देखेंगे कि भारत में एक आवाज उठी, स्वराज की आवाज। वो आवाज कैसे उठी, कैसे हमारे संविधान का निर्माण हुआ, कैसे हमारा संविधान बनकर सामने आया, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है मित्रों। ये है आपका मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या नियम बनाए? 73 का एक्ट बनाया, 84 का एक्ट बनाया, 13 का एक्ट बनाया, 33 का एक्ट बनाया, 58 का एक्ट बनाया, 61 का एक्ट बनाया, 92 का एक्ट बनाया, 1909 का एक्ट बनाया, 1919 का, 1935 का, 1947 का। इतने प्रकार के कानूनों का निर्माण करके अंग्रेजों ने हमें क्या कर दिया, अपना गुलाम बना दिया। अब अंग्रेजों की गुलामी से हमें क्या लेनी थी? आजादी लेनी थी। क्या लेनी थी? आजादी लेनी थी। तो आजादी आप किसे कहते हो? एक शब्द आपने सुना होगा, स्वराज। क्या शब्द सुना होगा? स्वराज। स्वराज क्या होता है? इसको आप बोलते हो स्वयं का राज। इसका नाम बोलते हो स्वयं का राज। अब स्वयं का राज कब होगा? स्वयं का राज जब होगा जब कानूनों का निर्माण कौन करे? कानूनों का निर्माण भारतीय करे। तब आप किसे कहेंगे? कानूनों का निर्माण जब भारतीय करते हैं तब आप बोलते हो ये क्या है? ये स्वराज है। दिस इज कॉल्ड स्वराज। और अभी कानूनों का निर्माण किसने किया? अभी कानूनों का निर्माण अंग्रेजों ने किया। तो जब कानूनों का निर्माण भारतीय करें, इसे कहते हैं स्वयं का राज, दैट इज कॉल्ड स्वराज। तो यहां से हम आपका टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आपके टॉपिक में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले, मैं आपको टॉपिक में क्या क्या पढ़ाऊंगा पॉलिटी में। देखो, पॉलिटी में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है संवैधानिक विकास क्रम का। संवैधानिक विकास क्रम, जैसे हमने अभी बात करी, संवैधानिक विकास क्रम। संवैधानिक विकास क्रम में यही सारी चीजें आपको पढ़नी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 तक भारत में कौन से एक्ट आए, एक तो क्रम ये बनता है। इसके बाद सेकंड टॉपिक आता है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण कैसे हुआ? सेकंड टॉपिक आता है स्वराज। और थर्ड टॉपिक आता है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान कैसे बना, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, हमारी संविधान सभा कैसे बनी। तो इसमें आप संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे, संविधान सभा में निर्वाचन के बारे में पढ़ेंगे, संविधान सभा में सीटों के बारे में पढ़ेंगे। इसी प्रकार की चीजें आपको इसमें पढ़ाई जाएंगी। संविधान सभा का निर्माण। फिर आता है संविधान विशेष, कि हमारे संविधान में क्या क्या है। संविधान का विशेष, संविधान कितने पैसों में बना, संविधान कितने पेज में बना,
संविधान की कितनी चौड़ाई है, संविधान की कितनी लंबाई है। फिर आप पढ़ते हैं संविधान का, फिर आप पढ़ते हो टॉपिक, यहाँ से आप पढ़ते हो प्रस्तावना कि हमारी प्रियम्बल क्या कहती है। फिर हम यहाँ से संविधान को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम पढ़ते हैं अपने संविधान को कि हमारी प्रस्तावना क्या कहती है, प्रियम्बल। फिर हम संविधान का भाग 1 पढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं संविधान का भाग 2 यानी नागरिकता के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से हमारा संविधान स्टार्ट हो जाता है, नागरिकता क्या है। फिर हम भाग 3 पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार क्या है। फिर हम भाग 4 पढ़ते हैं, हमारे डीपीएसपी क्या है। मैं आपको समझाता हूँ अभी पूरा। तो यहाँ से आप देखेंगे प्रस्तावना के बाद से, प्रस्तावना की बात के बाद आप देखेंगे तो हमारा संविधान का स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ से आप देखेंगे संविधान स्टार्ट हो जाता है। तो मित्रों संविधान को जब आप पढ़ते हो, कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे को, तो इसमें ऐसे पढ़ते हो, भाग वाइज पढ़ते हो। पार्ट वन में 1 से लेकर 4 आर्टिकल हम आपसे पढ़ेंगे यहाँ पर, जिसे कहते हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र, कि भारत का निर्माण कैसे हुआ, भारत कैसे बना, भारत में कैसे राज्य बने। यहाँ पर मैं सब पढ़ाऊंगा आपको, यूपी कैसे बना, एमपी कैसे बना, कैसे राज्यों का निर्माण हुआ। भाग 1 कहता है। भाग 2 में आप पढ़ते हैं आर्टिकल 5 से लेकर 11, इसमें आप पढ़ते हो नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता के क्या प्रोविजंस हैं। इसके बाद पढ़ते हो भाग 3, और भाग 3 में मैं आपको पढ़ाऊंगा 12 से लेकर 35 तक, इसमें आप पढ़ते हो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्ट 4, और पार्ट 4 में आप पढ़ेंगे 36 से लेकर 51 तक हमारी कंट्री में डीपीएसपी का प्रोविजन क्या है। और इसके बाद आप पढ़ोगे एक पार्ट ए 4A, इसी में आप पार्ट 4A पढ़ते हो। इसमें आप पढ़ते हो 51A में जो हमारे कंट्री में 11 फंडामेंटल ड्यूटी दी गई हैं, उनके बारे में आप सारी की सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे कैसे हैं। अब इसको पढ़ने में पूरा समय लगेगा, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे संविधान, इसमें हम डिस्कस करेंगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम कैसे कैसे बना, कौन सी ट्रिक है। आपको पूरे के पूरे प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश से लेकर और आपको वर्तमान तेलंगाना तक पूरे राज्य देखने पड़ेंगे, इनका निर्माण कैसे कैसे हुआ, क्या प्रोविजन रहे। नागरिकता 5 आर्टिकल में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है, 1955 का अधिनियम क्या कहता है, CAA का प्रोविजन क्या है वर्तमान में, NRC क्या है, ये सब आपको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट्स, तो इसके अंदर आप देखेंगे आर्टिकल 12 से लेकर, अब 12 पढ़ोगे, 13 पढ़ोगे, 14 पढ़ोगे, 14 के क्लॉज पढ़ोगे, फिर 15 पढ़ोगे, फिर 15 के अंदर बहुत सारे क्लॉजेज है। 15(1)A पढ़ोगे, 15(1)B पढ़ोगे, 15(1)C पढ़ोगे, D पढ़ोगे, E पढ़ोगे, F पढ़ोगे। तो इसमें बहुत सारे क्लॉजेज हैं इनके बारे में आप पढ़ोगे। 16 के बारे में पढ़ोगे, 17 के बारे में पढ़ोगे, आर्टिकल 32 पढ़ोगे। 32 में आपको पढ़ानी पड़ेगी रिट क्या है, इसके बारे में सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। 36 से 51 में डीपीएसपी है, डीपीएसपी का अध्ययन करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है 11 की 11 मैं आपको याद कराऊंगा। तो ये तो देखो जो सेक्शन आप देख रहे हो, ये एक सेक्शन है जो आप कह सकते हो कि भैया संविधान का विकास क्रम कैसे हुआ, स्वराज की निर्माण, संविधान का निर्माण, संविधान की विशेषताएं और प्रस्तावना क्या कहती है। फिर ये संविधान है भाग 1 भाग 2। इसमें देखो आप आर्टिकल तक आप कहाँ तक पहुंच गए, आप पहुंच गए आर्टिकल 51A तक। तो 51A तक आर्टिकल हम यहाँ पूरे आर्टिकल कवर करेंगे, एक भी आर्टिकल नहीं छोड़ेंगे। और आर्टिकल के अलावा हम अधिनियम भी पढ़ेंगे, 1955 का एक्ट क्या कहता है, बहुत सारे प्रोविजंस इसके बारे में पढ़ेंगे। अब 51 आर्टिकल की जब बात चलोगे आप मित्रों, तो यहाँ से आप देखोगे फिर यहाँ फिर संविधान के प्रोविजन स्टार्ट हो जाएंगे आर्टिकल 51 के बाद। तो यहाँ संविधान को हम 2 पार्ट में बांट देंगे। 2 पार्ट में कैसे बांट देंगे, हम बांट देंगे 2 पार्ट में संविधान के। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ भाग 5 स्टार्ट होगा, भाग 4 तक आप देख चुके, तो यहाँ भाग 5 स्टार्ट होगा। और भाग 5 के जो आर्टिकल्स आप पढ़ोगे, ये 52 से लेकर 151 तक पूरे आर्टिकल हैं। तो एक पार्ट में आपके 150 आर्टिकल हो जाएंगे। इसमें आप पढ़ेंगे, हम राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ेंगे, पहले राष्ट्रपति पढ़ेंगे, फिर हम उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे। देखो समझाऊंगा आपको कैसे आर्टिकल याद होंगे। फिर हम PM पढ़ेंगे और मिनिस्टर्स पढ़ेंगे, मंत्री परिषद के बारे में अध्ययन करेंगे कि व्हाट इज द प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर काउंसिल। फिर हम अटॉर्नी जनरल पढ़ेंगे, AG क्या है। फिर हम पढ़ेंगे भारत सरकार के कार्य क्या है, भारत सरकार के कार्य। अब यहाँ देखोगे तो आर्टिकल 1 से रिलेट करेगा आपका। राष्ट्रपति आप पढ़ेंगे तो 52 से लेकर मोटा 62 तक है, ऐसा नहीं है। फिर मैं आपको आर्टिकल 71 भी पढ़ाऊंगा। राष्ट्रपति में हम कम से 20 आर्टिकल पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति आप पढ़ेंगे तो 63 से लेकर आप कह सकते हैं कि 73 तक जो है आप इसका अध्ययन करेंगे। 73 और 75 आर्टिकल में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 76 में AG के बारे में पढ़ेंगे, और आर्टिकल 77 और 78 में आप इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में भारत सरकार के कार्य के बारे में। तो देखो आप सिंपल तरीका समझो कि 52 से लेकर 78 तक आपने आर्टिकल कवर कर लिए।
अब यहीं हम संघ की विधायिका के बारे में पढ़ेंगे। विधायिका यानी संसद के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा पार्लियामेंट के प्रोविजंस क्या है। और पार्लियामेंट में आप यकीन मानेंगे कि आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 123 तक हम पूरे के पूरे संसद को पढ़ेंगे। आर्टिकल 79 80 में लोकसभा, राज्यसभा 81 में लोकसभा, फिर 82 83 पूरे 130 तक सारे आर्टिकल पढ़ेंगे। और इसी में आप यहां देखेंगे तो फिर ये न्यायपालिका है, संघ की न्यायपालिका यानी यूनियन की सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल हैं आप देखेंगे तो 124 आर्टिकल से लेकर आप देखेंगे 147 आर्टिकल तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ते हो। और इसी में आप यहां से आप देखोगे तो सीएजी आता है, और सीएजी में 148 से लेकर 151 तक आप पढ़ोगे तो बोलो राधे राधे। 150 का आपका एक पूरा का पूरा क्लॉज जो है मैं कवर कराऊंगा आपको। 150 तक के आर्टिकल यहां तक हम फाड़ के फेंक देंगे और धुआं मचा देंगे, धुआं मित्रों, ठीक है। 150 के 150 आर्टिकल खत्म यहां तक, समझ रहे हो मेरी बात। इस प्रकार से चीजों को लेकर चलेंगे और इसमें ये जर्नी जो रहेगी न्यायपालिका तक रहेगी, सुप्रीम कोर्ट तक। और जैसे यहां से स्टार्ट करेंगे ये पार्ट 5 तक 150 आर्टिकल कवर कर लिए एक राउंड में। 150 ना, बोलो हाँ या ना, क्लियर। अब 150 के बाद आप देखेंगे सेकेंड राउंड में भाग 4 में मौलिक कर्तव्य। अरे भाई भाग 4 में ए में मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, भाग 4 ए में, ठीक है। ठीक है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाग 4 में सर नोट्स मिलेगा। अरे अम्बेडकर नगर से कौन है, ठीक है सॉरी। सिलेबस ये, सिलेबस ही बता रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब तक मुझे ही आर्टिकल नहीं याद होंगे तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा। पहले समझोगे तुम्हारे गुरु को 300 400 आर्टिकल कैसे याद हैं, तुम्हें भी याद करने। 151 तक हो गया। इस सिलेबस को इस प्रकार से हम पढ़ेंगे, इस प्रकार से आपको याद करके इस प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा 150 आर्टिकल एक राउंड में। फिर हम भाग 6 पे जब पहुंचेंगे तो जैसे हम भाग 6 पढ़ेंगे तो भाग 6 राज्य के बारे में बात करेगा, राज्य के बारे में। और यहां पर आप आर्टिकल देखेंगे तो 152 से लेकर 237 तक के आर्टिकल जो है वो पूरे आप भाग 6 में पढ़ेंगे। देखो हो गए 250 आर्टिकल कवर हो गए यहां तक। ये दूसरा राउंड चलेगा। इस राउंड में आप मोटा मोटा मैं आपको एक एवरेज समझा दूं, इस राउंड में हम कैसे पढ़ेंगे। इस राउंड में राज्य की कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे कि राज्य की कार्यपालिका क्या है, राज्य की विधायिका के बारे में पढ़ेंगे कि राज्य की विधायिका क्या है, और राज्य की न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे कि राज्य की न्यायपालिका क्या है। इसमें आप मोटा मोटा देखेंगे मित्रों, जैसे कार्यपालिका है, राज्य की कार्यपालिका, तो आप ये मान के चलो 153 से स्टार्ट करते हैं इसको पूरे को से लेकर और 167 तक आप इसमें पढ़ते हो राज्य की कार्यपालिका में। और यहां देखेंगे 168 से लेकर 212 213 में ऑर्डिनेंस है, आप इसके बारे में पढ़ते हो। और न्यायपालिका में 214 से लेकर 232 तक और 233 से लेकर 237 तक, या आप लोअर कोर्ट के बारे में पढ़ते हो या आप हाई कोर्ट के बारे में पढ़ते हो। तो ये देखो पूरे के पूरे आर्टिकल्स आपके यहाँ कवर होते हैं, ठीक है। ये विधायिका है यानी विधानसभा, 100 विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है, इस सब के जो आर्टिकल्स हैं वो आपको यहाँ सब पढ़ने को मिलेंगे। सारे के सारे प्रोविजन इनके बारे में क्या क्या चीजें कहते हैं। कार्यपालिका, जैसे ये कार्यपालिका है तो 153 से आप पढ़ोगे। 153 में राज्यपाल के बारे में प्रोविजन है, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, राज्यपाल कैसे चलेगा। तो आप ये मान के चलो 153 से लेकर 162 तक राज्यपाल के बारे में पूरा का पूरा आप पढ़ते हो आर्टिकल। राज्यपाल क्या है, कैसे कैसे काम करता है, क्या प्रोविजन है। 163 164 में आप लोग जो पढ़ोगे वो मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ोगे, सीएम। 165 में आप पढ़ोगे राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एडवोकेट जनरल। आपको लिखना नहीं है राज्य का महाधिवक्ता क्या होता है। और 166 167 में आप पढ़ोगे कि राज्य सरकार क्या कार्य करती है, राज्य सरकार के क्या क्या कार्य हैं। तो आप ये मान के चलो 237 तक मैं आपका धुआं उड़ा दूंगा आर्टिकल्स का। उसके बाद आप पढ़ोगे 239 में आप पढ़ोगे यूनियन टेरिटरी के बारे में, 239 ए, 40 41 42। फिर आप देखो यहां से आगे यहां तक हो गए, 37 तक हो गए आपके आर्टिकल पूरे, खत्म मामला। चलो तो ये हम पढ़ेंगे भाग 6 राज्य का पार्ट।
फिर हम पढ़ेंगे यूनियन टेरिटरी के बारे में कि यूटी कैसे चलती हैं। फिर हम 239 से लेकर 240, 41, 42 तक पूरा का पूरा यूनियन टेरिटरी के बारे में अध्ययन करेंगे। और यहीं से फिर आप देखेंगे मित्रों, फिर हम पढ़ेंगे पंचायतों के बारे में। पंचायत, तो पंचायत के बारे में जो आर्टिकल है वो 243 से लेकर 243 ओ तक हम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। पंचायतें कैसे चलती है, इसमें पूरे 16 आर्टिकल्स हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे, पंचायत के प्रोविजंस क्या हैं। और इसके बाद यहाँ हम पढ़ेंगे नगर पालिका के बारे में, नगर पालिका के प्रोविजंस क्या हैं। और इसमें आप पढ़ोगे 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक कि इनके प्रोविजंस इसमें क्या क्या कहते हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात कि नहीं समझे? बोलो हाँ या ना। इस प्रकार से पॉलिटी को फिर आगे हम जो इसके बाद जो है आप पढ़ेंगे 352, 356, 360, फिर इस प्रकार से पूरी पॉलिटी को पढ़ते चलेंगे। तो आप ये मान के चलो कि ओवरऑल अगर मैं पॉलिटी की बात करूं आपके सामने तो 300 आर्टिकल्स मैं आपको याद करवाऊंगा जो कंठस्थ आपको याद होंगे। और आपके अलावा बहुत कम बच्चों को वो आर्टिकल्स याद होंगे, यानी 300 आर्टिकल्स आपको कंठस्थ याद रहेंगे। ठीक है, तो 300 आर्टिकल्स प्लस हम आपको याद करा देंगे क्लास में ही कि सर ये अनुच्छेद है, ये हमें पढ़ने और कैसे कैसे समझने। अब गुरु ये शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो शुरुआत बेटा देखो एक बार जरा ध्यान से, सिलेबस की शुरुआत जो हम करने वाले हैं, संविधान का जो विकास क्रम है ये बड़ा बोरिंग चैप्टर है। संविधान का विकास क्रम, इसमें क्या होता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, 84 का रेगुलेटिंग एक्ट है, आप समझ नहीं पाते चीजों। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा स्वराज के साथ कि हमारे देश में जब गुलाम हो गया तो हमने आज़ादी की डिमांड कैसे करी, हमने स्वराज की मांग कैसे करी और अंग्रेजों ने हमें स्वराज कैसे दिया, और हमने जब स्वराज लिया तो संविधान सभा का निर्माण कैसे किया। तो हम जो पॉलिटी पढ़ते हैं इस टॉपिक से पॉलिटी को पढ़ते हैं। और 1946 का जो एक्ट है, यहाँ से 46 का जो एक्ट है, यानी जब कैबिनेट मिशन इंडिया में आया, कैबिनेट मिशन से पॉलिटी को पढ़ेंगे। स्वराज हमने कैसे मांग करी, कैसे हमने लिया, 1895 से हम पूरी पॉलिटी का अध्ययन करेंगे कि कैसे हमने स्वराज लिया, इसकी मांग कैसे हुई और कैसे हमने संविधान का निर्माण किया, हमारा संविधान क्या है, इसकी प्रस्तावना क्या कहती है। फिर हम पूरे संविधान का अध्ययन करेंगे, यहां से भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 5 के सारे पॉइंट यहां तक पूरे आर्टिकल्स, भाग 6 के पूरे 137 तक आर्टिकल्स। फिर हम पढ़ेंगे ये आर्टिकल्स, फिर हम पढ़ेंगे ये आर्टिकल्स, फिर हम पढ़ेंगे 356, फिर हम पढ़ेंगे संवैधानिक संस्थाएं, गैर संवैधानिक संस्थाएं, 324 क्या है, 280 क्या है, वित्त आयोग क्या है, इलेक्शन कमीशन क्या है, SC/ST आयोग क्या है, OBC कमीशन क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में। और फिर लास्ट में जब पॉलिटी खत्म होगी हमारी, अंत में आके, तो आपकी जो पॉलिटी खत्म होगी वो इसी टॉपिक पे आकर खत्म होगी। ये जो टॉपिक होगा संविधान का विकास क्रम, और आपको 1947 में आज़ादी देकर आपको भी बैच से आज़ादी मिल जाएगी और आप अपने एग्जाम को क्रैक कर ले जाओगे। तो ये था एक पॉलिटी का मेरा एक डायमेंशन, ठीक है, जो मैंने आपको समझा दिया। 152 में राज्य की परिभाषा है बेटा, 152 में राज्य की परिभाषा है कि राज्य क्या होता है। अब राज्य की परिभाषा कई जगह दे रखी है, आर्टिकल 12 में दे रखी है, आर्टिकल 12 के अलावा आप पढ़ोगे फिर राज्य की परिभाषा फिर आपको दे रखी है संविधान के भाग 5 में, और फिर 152 में भाग 6 में राज्य की परिभाषा दे रखी है। ठीक है, तो ये रहेगा पॉलिटी का पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इस पे आके लास्ट आप चाहें तो एक बार सिलेबस को नोट डाउन कर लें फटाफट से, आप चाहें तो एक बार सिलेबस को नोट डाउन कर लें, एक बार चाहें तो सिलेबस को नोट डाउन कर लें। आप सिलेबस को नोट डाउन कर लें एक बार फटाफट से। मित्रों आप चाहें तो एक बार सिलेबस को आप नोट डाउन कर लें, आंसर राइटिंग इसके साथ साथ करते रहेंगे। ठीक है, संविधान विकास क्रम कब पढ़ेंगे सर? संविधान विकास क्रम ही तो पढ़ रहे हैं हम, संविधान विकास क्रम से स्टार्ट करेंगे 1946 के एक्ट से, हम 1773 एक्ट नहीं पढ़ेंगे, हम संविधान विकास क्रम ही पढ़ेंगे। अभी आप उसी के माध्यम से लिखोगे, तो आप जो है संविधान विकास क्रम का टॉपिक डाल के उसी में हम लिखना शुरू करेंगे। हम अब यहीं से लिखेंगे संविधान का विकास क्रम, लेकिन हम एक्ट्स को नहीं पढ़ेंगे, अभी एक्ट को हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो आप टॉपिक डालें
संविधान का विकास क्रम। ये संविधान का विकास क्रम कहाँ से स्टार्ट हुआ है, और इसको स्टार्ट करके मैं आपको सीधा सीधा वहीं ले जाऊंगा स्वराज के ऊपर। ठीक है, यहाँ से आपको समझा के स्वराज के ऊपर हम पहुंच जाएंगे। स्वराज के ऊपर हम पहुंचने के बाद फिर हम जो है संविधान का निर्माण, संविधान की विशेषताएं, प्रस्तावना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो संविधान के विकास क्रम में ही हम पढ़ेंगे। इसमें 2-3 टॉपिक है कि भारत अंग्रेज में कैसे आए, भारत में अंग्रेज कैसे आए, ये इनका क्या सिस्टम रहा अंग्रेजों का भारत में आने का, हम इसके बारे में बात करेंगे, भारत में अंग्रेज कैसे आए। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे कि इंडिया में जब अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों ने हमें गुलाम कैसे बनाया, गुलाम कैसे बनाया। और फिर हम जो है यहाँ से स्वराज की मांग पढ़ेंगे कि हमने स्वराज की मांग कैसे करी, और कैसे जो है हमने संविधान सभा की मांग करी, और संविधान सभा की मांग दुनिया में पहले कहाँ कहाँ हुई थी और कैसे कैसे हुई थी। यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे टॉपिक की। तो एक बार मेरा मानना है कि आप सिलेबस को नोट डाउन कर लो, नहीं तो आप इसका ऑलरेडी आप समझ चुके होंगे सिलेबस क्या है और मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, कौन सी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, ये सारी की सारी। इंग्लिश भी बताएंगे सर, हाँ ठीक है। चलो तो मित्रों, अब हम कल से स्टार्ट करेंगे। कल से जो आपका टॉपिक रहेगा संविधान का विकास क्रम टॉपिक रहेगा कि अब आप समझ चुके हैं बेसिक बातें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है, भारत में अंग्रेजों का प्रवेश कैसे होगा। तो कल से हम इंडिया में स्टार्ट करेंगे इसको, कैसे कौन क्वीन एलिजाबेथ ने कौन सी कंपनी बनाई, उसका निर्माण कैसे हुआ। जो मैंने कहानी आपको सुनाई है इस कहानी को हम कल से लिखते हुए कल से संविधान सभा के निर्माण में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं प्रॉपर 12:30 बजे और कल से आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। डाउट सेशन भी होंगे, डाउट सेशन होंगे एवरी सैटरडे, आपको आंसर राइटिंग भी होगी मेंस की। ठीक है, चलिए। भारत की संविधान की प्रस्तावना को किस देश से लिया गया? बेटा प्रस्तावना को कई जगह से लिया गया। जब प्रस्तावना का आप टॉपिक पढ़ते हो, यही तो आप लोग किताबों में पढ़ लेते हो तो बहुत बेसिक मिलता है। जैसे प्रस्तावना की मैं बात करूं, प्रस्तावना को कहां से लिया गया है, प्रस्तावना कई सारी चीजें हैं। प्रस्तावना का विचार आप बात करोगे तो ये यूएस के संविधान से लिया गया, अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा की बात करोगे, क्योंकि हम बेसिक नहीं पढ़ेंगे ना, ये पीसीएस का बैच है, ये कांस्टेबल का बैच नहीं है ना, सब इंस्पेक्टर का बैच है। भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना का आधार क्या था? बेस, आधार बेस की बात करेंगे तो ये हमारा उद्देश्य प्रस्ताव है। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो इसमें आप बड़ी कॉन्सेप्चुअल बात करेंगे, ऐसे नहीं होगा कि हम हवाबाजी कर देंगे प्रस्तावना हमने अमेरिका से ले ली है, नहीं। ये सब तो कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की बात है, ये एसआई का बैच नहीं है, पीसीएस का बैच है। तो यहाँ एसआई से आपको 500 गुना ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, और मेरे खुद पढ़ाए हुए 50, इस बार की वैकेंसी में 150-200 करीब सब इंस्पेक्टर थे, तो उसकी आप टेंशन ना लो, आपको उससे बहुत ज़्यादा इसमें ओवर मिलेगी, चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप पीसीएस बनने जा रहे हो सर, चपरासी कांस्टेबल बनने नहीं जा रहे हो, हवलदार थानेदार नहीं बनने जा रहे हो आप। थैंक यू। ठीक है, चलो भाई, डन। कंटिन्यूस क्लास तो कल से क्लास चल रही है, हमारी क्लास तो आज भी चल रही है। तो कल से क्लास जो है भारत में अंग्रेजों का प्रवेश का टॉपिक स्टार्ट होगा, और इसके बाद जो है कोई सिलेबस का डिस्कशन नहीं होगा। इसके बाद जैसे आज आपने कॉपी में जो लिखा है ये भी सिलेबस नहीं था। आज आपने संविधान के बारे में लिख लिया, संविधान कैसे बनता है, संविधान का निर्माण कैसे होता है, संविधान सभा के बारे में आपने पढ़ लिया, प्लेटो अरस्तु सुकरात के बारे में आपने पढ़ लिया। तो अब यहाँ से टॉपिक जो आपके थोरोली स्टार्ट हो जाएंगे, अब यहाँ से आपकी क्लास प्रॉपर चलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है।